So today what I have for you? Today I have for you T.S. Eliot's impersonal theory. T.S. Eliot का एक क्रिटिकल एसे है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट. उस क्रिटिकल एसे का नाम है इट पब्लिश्ड इन 1917. And in that essay you will come to know he has given a theory that is known as impersonal theory. The whole essay talks about T.S. Eliot's impersonal theory. So, what do you mean by impersonal theory, and what Eliot uh, says about impersonal theory? Yeah, what's Eliot's opinion about impersonality or impersonal theory? I will discuss with you sharing PDF file. And here sharing with you PDF file. I think it's visible. Is it visible? Yes, sir, it is visible. Okay, okay. Now we have Amit ji also. Amit ji, today I have what? Today I have T.S. Eliot's critical essay in the tradition and the individual talent. So here you find what? Here you find in the very first page. Shababa, please. Yeah, आप अपना mic off कर लीजिए. So you find what? In the very first passage here, I would like to explain tradition and the individual talent is a milestone in the field of literary criticism. Literary criticism में बहुत सारे critical essays आए हैं, and tradition and the individual talent is one of them, and it's a very important critical essay written by T.S. Eliot. It published in 1917. What you have to know? Yeah, literary criticism in the 20th century, and for Eliot इट इज द नर्व सेंटर ऑफ हिज क्रिटिकल माइंड. एलियट का जो भी क्रिटिकल माइंड है या एलियट का जो थॉट है, एलियट का जो ओपिनियन है, वो सबका सब यू फाइंड हियर कि द नर्व सेंटर ऑफ हिज क्रिटिकल माइंड इट डिनाउंसेस द रोमांटिक क्रिटिसिज्म. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है कि जो ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट है, यह रोमांटिक क्रिटिसिज्म को डिनाउंस करता है. डिनाउंस का मतलब रिजेक्ट. इट रिजेक्ट्स, इट क्रिटिसाइजेस, या इट डज नॉट गिव एनी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस टू रोमांटिक क्रिटिसिज्म. अब जब भी रोमांटिक क्रिटिसिज्म की बात होगी, इसका मतलब कि क्रिटिसिज्म ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, उनके समय का जो क्रिटिसिज्म रहा है रिलेटेड टू लिटरेचर, उसको तो. और रोमांटिक क्रिटिसिज्म का मतलब एक उसमें पर्सनालिटी की बातें होती है. तो जो टी.एस. एलियट का इम्पर्सनल थियरी है, जो टी.एस. एलियट का ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, जो उनका क्रिटिकल एसे है, इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इट डिनाउंसेस द रोमांटिक क्रिटिसिज्म ऑफ द 19th सेंचुरी, पार्टिकुलरली वर्ड्सवर्थ थियरी ऑफ पोइट्री. विशेष करके किसको लेकर के डिनाउंसिंग करता? वर्ड्सवर्थ, पार्टिकुलरली वर्ड्सवर्थ थियरी ऑफ पोइट्री को. एंड सेकेंड, इट अंडरलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट. दूसरा, इस ऐसे का एक मुद्दा और क्या है? द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन. व्हाट इज ट्रेडिशन एंड व्हाट इज इंडिविजुअल टैलेंट. यही टाइटल भी है इसका क्रिटिकल एसे का. जो क्रिटिकल एसे उनका है, इसका टाइटल यही है कि ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट. Then Eliot also explained कि what do you mean by tradition and what is individual talent. And finally it announces the death of the author. ये एक तीसरा पॉइंट है. ये भी बताता है द डेथ ऑफ द ऑथर कि इफ यू रीड एनी पोएम और एनी वर्क, देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑथर. तो द डेथ ऑफ द ऑथर ये एक कॉन्सेप्ट है जो रोला बार्थ का भी था, लेकिन टी.एस. एलियट ने भी इसमें बताया कि अगर ऑथर की पर्सनालिटी किल की जाती है, तो इसका मतलब कि जो है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेथ ऑफ द ऑथर. और जो डेथ ऑफ द ऑथर है, इसी को द इम्पीरिकल ऑथर कहा जाता है. क्या कहा जाता है? द इम्पीरिकल ऑथर. द ऑथर इन द बायोग्राफिकल सेंस ऑफ द टर्म. द ऑथर इन द बायोग्राफिकल सेंस ऑफ द टर्म.
ये सब शब्द यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि वेन एवर यू गो विथ टीएस एलियट्स impersonal theory, always remember that ki T.S. Eliot's impersonal theory is the part of what T.S. Eliot's impersonal theory is the part of his critical essay Tradition and the Individual Talent. In this critical essay, Tradition and the Individual Talent, Eliot tells about impersonal theory. Yeah, Eliot has given impersonal theory. Impersonal theory refers to what? It refers to uh, the hiding of the personality of the poet. And you find here three or four important points. In this critical essay, yeah, this critical essay denounces the romantic criticism, particularly Wordsworth's theory of poetry. Second, it underlines the importance of tradition, what is tradition and what is individual talent. And finally, it announces the death of the author. जब आप पर्सनालिटी को बढ़ावा देंगे तो वो कब बढ़ेगा, जब डेथ ऑफ द आथर, जब आथर की पर्सनालिटी को किल किया जाता है, तभी इम्पर्सनल थियरी, जब व्हेन द आथर हाइड्स हिज पर्सनालिटी देन द कांसेप्ट ऑफ इम्पर्सनालिटी कम्स। और जब भी आप रोमांटिक क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो उसमें आथर की पर्सनालिटी नजर आती है। वर्dsworth का कोई भी पोयम आप ले लीजिएगा, उसमें पोएट नजर आएगा, लेकिन टीएस एलियट के किसी पोयम में पोएट खुद नजर नहीं आएंगे। ही इन्वेंट्स एनी सेकंड मींस एनी कैरेक्टर, इधर थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन जो भी होगा उसको कैरेक्टर को इन्वेंट करके या उसको सामने रख के अपनी बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया कि जब आप आथर की किलिंग की बात करते हैं या डेथ ऑफ द आथर की बात करते हैं तो इट मीन्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द इंपीरिकल आथर। एंड व्हाट हु इज इंपीरिकल आथर? द इंपीरिकल आथर इज वन जो कि आप कह सकते हैं हु इज बिहाइंड द कर्टन, जो पर्दे के पीछे है, या जिसमें कोई बायोग्राफिकल सेंस ऑफ द टर्म नहीं। आथर की लाइफ लाइफ को हमें पोयम से या उसकी क्रिएटिविटी से जोड़ करके नहीं देख रहा है, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? इम्पीरिकल आथर या बायोग्राफिकल सेंस ऑफ द टर्म। इसके अलावा एक और चीज है कि ये लोग जब इस पर बात करते हैं तो दे शिफ्ट द यू कैन से कि जो पोइट्री है फ्रॉम द आथर टू द टेक्स्ट, और ये आथर से को छोड़ करके सारा फोकस किस पर होता है? टेक्स्ट पर होता है। तो तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको है कि जब भी आप इम्पर्सनल थियरी की बात करते हैं तो उसमें आथर की पर्सनालिटी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि शिफ्टिंग फ्रॉम द आथर टू द टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट है। मतलब टेक्स्ट इज इन सेंटर, आथर इज नॉट इन सेंटर। The second important point कि बायोग्राफिकल सेंस ऑफ द टर्म से आथर का कोई नहीं है, या इम्पीरिकल आथर का जो कॉन्सेप्ट है उसका कोई वैल्यू नहीं। दिस थिंग्स यू फाइंड, बल्कि व्हाट डू यू फाइंड? यू फाइंड द ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। यू फाइंड व्हाट? यू फाइंड एक तरह से कहा जाए कि ही डिनाउंसेस रोमांटिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिसिज्म, पार्टिकुलरली वर्ड्सवर्थ थियरी ऑफ पोइट्री। तो दीज आर द 4 or 5 पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड। यही इतना ही आपका पूरा का पूरा उस एसे को आगे एक्सप्लेन करेंगे। द एसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट इज इन 3 सेक्शन, ये 3 सेक्शंस में है। इन द फर्स्ट सेक्शन एलियट डिफाइंस ए ट्रेडिशन and examines the relationship between the poem and the poet। पहले सेक्शन में एलियट ने किसको डिफाइन किया? ट्रेडिशन को डिफाइन किया है। एंड एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द पोएम एंड द पोएट, और एग्जामिन करते हैं कि पोएट और पोएम के बीच का क्या रिलेशनशिप है। द रिलेशनशिप ऑफ एनी पोएम बाय एनी पोएट, द रिलेशनशिप ऑफ एनी पोएम बाय एनी पोएट टू अदर पोएम्स by other poet। It means that whenever you talk about impersonal theory, whenever you talk about tradition and the individual talent, तो आप इसमें उन्होंने सबसे पहले बताया कि what is tradition। देन ही टेल द रिलेशनशिप बिटवीन द पोएम एंड द पोएट, पोएम और पोएट के बीच का क्या रिलेशनशिप है। वन कैन से कि पोएट इज द कंपोजर ऑफ द पोएम एंड पोएम इज द क्रिएटिविटी ऑफ द पोएट। ये तो ठीक है कि, लेकिन उसके रिलेशनशिप में ये देखा जाता है कि अगर हमें किसी पोएम को एक्सप्लेन करना है तो क्या जरूरी है कि हम आथर की लाइफ को या उसके साथ जो घटित हुआ है उसकी लाइट में पोयम को एक्सप्लेन करें। मीन्स टू अंडरस्टैंड द पोयम
इज इट इसेंशियल टू गो विद द बायोग्राफिकल स्टडी ऑफ द पोएट? क्या आथर की बायोग्राफिकल स्टडी या उसको ध्यान में रख करके पोयम को एक्सप्लेन किया जाए? ये बात है रिलेशनशिप बिटवीन पोयम एंड द पोयम। इसके अलावा वो एक पोयम का दूसरी पोयम से भी तुलना करते हैं, तो वो सारी चीजों को बहुत ब्रॉड वे में देखते हैं। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ही टेल्स या ही डिफाइंस व्हाट इज ट्रेडिशन। दूसरा चीज की रिलेशनशिप बिटवीन पोयम एंड पोएट टू अदर पोएट्स बाय अदर पोएट्स, अदर पोएम्स का अदर पोएट से ऑल दिस थिंग वी फाइंड द पोएटिक ट्रेडिशन टू शिफ्ट द एम्फेसिस फ्रॉम द ऑथर टू द टेक्स्ट। और जो नेक्स्ट है वो क्या करते हैं कि ही शिफ्ट फ्रॉम द ऑथर टू द टेक्स्ट। ये बात पहले ही हो चुकी है कि उनकी नजर में टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ऑथर इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तक अगर आपने देखा होगा कि व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट एक बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म था, या जब हम लोग वर्ड्सवर्थ को बात करते थे तो वर्ड्सवर्थ ने भी यही कहा था पोइट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर। या वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में भी अगर आप देखेंगे तो उनकी अपनी पर्सनालिटी नजर आती है। तो ये जो इन पर्सनालिटी है, एक टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस देती है, न कि आथर की लाइफ को, न कि आथर की पर्सनालिटी को इम्पोर्टेंस देती है। तो टेक्स्ट became in center. These are the three four points which you have to keep in your mind. Eliot seems to underline the importance of tradition by saying that it is easy to discern what is not traditional or traditional before he proceeds to say what he means by tradition. The practice with us is that if we want to praise any poet, we highlight those aspects of his work in which he least। यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने कहा कि ट्रेडिशन क्या है, और जो हम ट्रेडिशन या ट्रेडिशनल की बातें कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर हम किसी भी एस्पेक्ट, पोएट के किसी भी एस्पेक्ट को अगर हम एडमायर करते हैं तो व्हाट वी डू, जस्ट गो विद द सेकंड, resembles the past authors। That means when we look for originality, individuality in a poet, we want to set him apart from the predecessor। Eliot deplores such an attitude in the following words। इन्होंने दो बातें कही। एक तो ये कहा कि अगर कोई भी जो पोएट होगा उस पोएट में आपको दो टैलेंट देखना है। एक तो उसका इंडिविजुअल टैलेंट देखना है, और क्योंकि उसने इंडिविजुअल टैलेंट का मतलब कि अगर कोई पोएट है, इफ ही इज राइटिंग एनीथिंग, इफ ही इज डूइंग एनीथिंग, तो उसने नया क्या किया हुआ है, दैट इज द पॉइंट। दैट मीन्स व्हेन वी वर्क फॉर ओरिजिनलिटी, क्या जो ये पोएट है उसने कोई ओरिजिनल काम किया है या नहीं किया है? ओरिजिनलिटी, individuality in a poet, we want to set him apart from his predecessor। अगर हमें किसी पोएट के अंदर एक इंडिविजुअलिटी को देखना है या एक ओरिजिनलिटी को देखना है, या ये ढूंढना है कि उसने कोई बहुत ग्रेट काम किया है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम उसको उसके पूर्वजों से अलग करके देखें। पूर्वजों से अलग करके देखने से क्या मतलब है? जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर जो है एपिक की मैं बात करूं, तो एपिक जो है बियोल्फ भी रहा है। एपिक आपका होमर का इलियड एंड ओडिसी रहा है। एपिक आपका इनका भी रहा है, वर्ड्सवर्थ का द प्रील्यूड भी है। एपिक आपका जो है जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड है। तो जो ये एपिक लिखने की परंपरा है, क्या इस परंपरा में केवल चीजों को कॉपी किया गया है, या इसको लिखने में कुछ ओरिजिनलिटी भी आई हुई है? तो अगर हमें उनकी ओरिजिनलिटी को देखना है, उनकी इंडिविजुअलिटी को देखना है, तो हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि इन्होंने अपने पूर्वजों से कैसे अलग लिखा, क्या नया चीज उसमें लाया है। जैसे अगर हम देखा जाए तो एपिक का ही पैरोडी क्या है, मॉक एपिक है। तो मॉक एपिक का जो कॉन्सेप्ट है, वो जब भी नाम लिया जाता है रेप ऑफ द लॉन्ग, और मॉक एपिक का कॉन्सेप्ट जब भी आएगा अलेक्जेंडर पोप, तो मॉक एपिक क्या है, एक इंडिविजुअलिटी है, एक नया काम है, या एक नए ढंग से उसको प्रेजेंट किया गया। इसी तरह से उन्होंने कहा कि व्हेन अ पोएट राइट्स, कोई भी चीज अगर पोएट लिखता है, तो उसके लिखने में दो चीजें नजर आती है। एक उसका इंडिविजुअलिटी नजर आता है कि उसने अलग क्या किया, नया क्या उसने लाया है। और दूसरा चीज ट्रेडिशन नजर आता है। ट्रेडिशन को मतलब उससे पहले जिन लोगों ने उस फील्ड में काम किया हुआ है, वह जो है उसमें क्या करते हैं कि उसमें उस पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो ट्रेडिशन का मतलब ये क्या हो गया? ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं हो गया कि
blind supporter, blind follower. ट्रेडिशन का मतलब कि यू हैव द वाइड नॉलेज ऑफ द पास्ट, कि आपके दादा फोर फादर्स, अर्लीस्ट फोर फादर्स, what they did, what was Beowulf, and what was the basic characteristics of Beowulf, how it was written, in what situation it was written, होमर का इलियड एंड ओडिसी कैसे। मैं केवल एक एग्जांपल उसका दे रहा हूँ। जैसे आप ये सोचिए कि सोनेट लिखने की परंपरा शुरू हुई, तो जब भी सोनेट की बात आती है, पेट्रार्च की बात आती है, तो पेट्रार्च ने तो शुरू किया, लेकिन शेक्सपियर तक आते आते सोनेट थ्री क्वार्टेज और एक कपलेट में बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप शेक्सपियर के या शेक्सपियर से पहले हेनरी होवर्ड अलाफ सरे की बात करेंगे, तो सोनेट जो है, जो लिखा जा रहा है, वह एक पैटर्न है जो कि पेट्रार्च ने इस्टेब्लिश किया। उन लोगों ने पेट्रार्च को देख के सोनेट लिखा, और सर थॉमस याट ने पेट्रार्च को फॉलो किया। लेकिन जब हेनरी होवर्ड अल्लाह सरे का जमाना आता है, तब उसमें इंडिविजुअलिटी नजर आती है। इंडिविजुअलिटी कैसे नजर आती है? आपके पेट्रार्च ने सॉनेट को ऑक्टेव और सेस्टेट में बांटा, लेकिन शेक्सपियर तक आते आते वो थ्री क्वार्टेज और एक कपलेट में बढ़ गया। तो एक उसमें एक नया काम हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो वर्क होता है उसमें दो चीजें देखी जाती है। ट्रेडिशन देखा जाता है कि ये अपने से पहले जिन लोगों ने सोनेट लिखा उससे कितना सिमिलैरिटी है, कितना रिजेम्बलेंस है, कितना उसमें समानता है, और किसमें कितना नई चीजें हैं। जब भी आप ट्रेडिशन की बात करेंगे, तो ट्रेडिशन का मतलब कि the resemblance between the present and the past, या pastness of the past। जो आज काम हुआ है, इससे पहले वाले जो काम उसी पैटर्न पर हुए हैं, उसी फील्ड में हुए हैं, उनमें कितनी समानता है और कितना नयापन है। तो नयापन को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस आथर के काम को उससे पहले किए गए काम से अलग करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम इंडिविजुअल टैलेंट को ढूंढ पाएंगे। तो दीज आर द फोर सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वेयर यू फाइंड ट्रेडिशन एंड वेयर यू फाइंड इंडिविजुअल टैलेंट। ये एलियट का एक बड़ा कॉन्सेप्ट रहा। आई जस्ट वांट टू नो, ये चीजें क्लियर हो रही, कोई डाउट तो नहीं है किसी तरह का? एनीवन कैन रिस्पॉन्ड मी? शबाबा, अभी, सारिका मैडम? जी हेलो। क्लियर है सर। यस या सर। जी सर। ठीक है। ठीक है, राणा मैडम ने अभी ज्वाइन किया है। ठीक है मैडम, आप भी क्लियर हो जाएंगे, अभी आपने ज्वाइन किया। सो यू आर गेटिंग की बहुत सिंपल सा चीज है। when you go with this answer, what the significant parts you have to keep by ki what do you mean by tradition, what do you mean by individual talent, and what you find in this critical essay। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है कि ये जो क्रिटिकल एसे है, इसमें टीएस एलियट ने रोमांटिक क्रिटिसिज्म की को एक तरह से उसको नकार दिया, डिनाउंस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। स्पेशली द लिटरेरी क्रिटिसिज्म गिवन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क में पर्सनालिटी नजर आती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, उनका फोकस जो है पोएट की लाइफ पर, पोएट के बारे में ना होकर के पोयम पर है। तो ही शिफ्ट्स his ideas from poet to poem। तीसरा चीज उनका ये कहना था कि अगर कोई क्रिएटिविटी हो रही है, तो उस क्रिएटिविटी में दो चीजें हेल्पफुल होती है, एक ट्रेडिशन हेल्पफुल होता है और एक इंडिविजुअल टैलेंट हेल्पफुल होता है। अब सवाल उठता है कि ट्रेडिशन क्या है? ट्रेडिशन का मतलब है कि जो भी काम किया गया, इस काम के आज जो काम हुआ उसके पहले जो काम हुए हैं उनमें कितनी समानता है। अगर आप रिजेम्बलेंस देखते हैं, सिमिलैरिटी देखते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि उस काम को करने के लिए इसके पहले जिन लोगों ने काम किया है उसको करने के लिए वर्तमान पोएट ने क्या किया है? ही फॉलोड हिज प्रीडिसर, ही फॉलोज हिज प्रीडिसर। प्रीडिसर मतलब अपने पूर्वजों को या उससे पहले जो लोग थे उनको उसने फॉलो किया। आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ व्हाट सोनेट का, आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ एपिक का, कि इफ एनीवन राइट्स एपिक, या इफ यू टेक जॉन मिल्टन एपिक पैराडाइज लास्ट एंड पैराडाइज रिगेन, तो आप उसको समझने के लिए जरूर देखें कि बिफोर जॉन मिल्टन हु हैज रिटन एपिक, देन यू कम टू नो अबाउट वर्जिल सेनीड, you come to know Homer's Iliad and Odyssey, you come to know about some other thing, you can just understand उनके बारे में आप आते हैं। So I just want to tell you कि you must know what is tradition and what is the individual talent। Whenever you try to find out the individual talent, it refers to what?
Individual talent refers to that you have to ultimately what you have to apart. You have to apart the work of that person from his predecessor. Then you will find कि उसका individual talent क्या है। इसी चीज को उन्होंने अपने शब्दों में लिखा हुआ है। अगर आप चाहिएगा तो इसे याद कर सकते हैं, या कोई ऐसा नहीं नहीं तो आप उसको ऐसे ही वी ड्वेल विद सेटिस्फैक्शन अपॉन द पोएट्स डिफरेंस फ्रॉम हिज प्रीडिसर। पोएट्स का डिफरेंस फ्रॉम हिज प्रीडिसर, एक जो पोएट है उसके काम के और उसके पूर्वजों के काम के बीच में क्या क्या अंतर है। अगर हम उस अंतर को पाते हैं इसका मतलब कि वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल टैलेंट, स्पेशली हिज स्पेशली हिज इमीडिएट प्रीडिसर। खास करके जो हाल ही में उसके जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि हम लोग 20th सेंचुरी के हैं, तो जो अभी इमीडिएट प्रीडिसर है, अगर हम 20th सेंचुरी के हैं तो चलिए 25 साल 50 साल पहले जो आए हुए हैं उसके बीच में डिफरेंस देखते हैं। वी endeavor टू फाइंड समथिंग दैट कैन बी आइसोलेटेड इन ऑर्डर टू बी enjoyed। हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ऐसा काम वर्तमान पोएट ने किया जो उसको प्रीडिशन से आइसोलेट करता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आइसोलेट। जब तक वह आइसोलेट नहीं होगा तब तक उसका इंडिविजुअल टैलेंट नहीं पता चलेगा। Whereas if we approach a poet without this prejudice, we shall often find that not only the best but the most individual parts of his work may be those in which the dead poets, his ancestors, assert their immortality most vigorously। उन्होंने कहा अगर हम ऐसा नहीं करते, इफ वी डोंट आइसोलेट या इफ वी डोंट ट्राई टू फाइंड आउट द इंडिविजुअलिटी या इफ वी डोंट ट्राई टू फाइंड आउट ओरिजिनलिटी इन एनी पोएट्स वर्क, तब क्या होगा, तब ये चीज देखा जाएगा कि उसके हर काम में हमें उसके पहले के जो पोएट्स है जिन्होंने काम किया उसी का ही असर देखने को मिलेगा कि ऐसा लगे उसने कोई नया काम नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप सोनेट की बात करते हैं तो सोनेट में आते आते जब कर्टल सोनेट की बात होती है जो जीएम हाफिज ने किया, तो जीएम हाफिज को क्यों याद किया जाता है, उनका स्प्रग रिदम, उनका कर्टल सोनेट। तो जो उनका कर्टल सोनेट है वो 10.5 लाइन्स का था। तो उन्होंने क्या किया, सोनेट लिखने की जो परंपरा थी, जो ट्रेडिशन था, कुछ हद तक तो उसको फॉलो करते ही है, लेकिन यू विल कम टू नो कि वो उसको फिर बिल्कुल उससे हट करके अलग पैटर्न पे काम करते हैं। इसलिए तो यू फाइंड वेयर यू फाइंड इंडिविजुअलिटी, सो दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। Eliot's concept of tradition is central to all his critical writing। by tradition he does not mean the mere adherence to the past। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं है कि द mere adherence to the past, कि केवल पास्ट को अपना लेना या जो बीते हुए समय में काम किए गए हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करना। उनका ये कहना था कि द mere adherence to the past, यह मेरा मानना नहीं है। it does not it does not stand for continuance of ओल्ड बिलीव्स एंड डॉगमास। और ऐसा भी नहीं कि ट्रेडिशन मतलब ओनली ओल्ड बिलीव्स एंड डॉगमास। ट्रेडिशन इज नॉट सोलिली और इवन प्राइमरली द मेंटेनेंस ऑफ सर्टेन dogmatic beliefs। These beliefs have come to take their living form in the course of the formation of a tradition। What I mean by tradition involves all those habitual action। यहाँ से लर्न करना पड़ेगा। What I mean by tradition involves all those habitual actions, habits, and customs from the most significant religious rites to our conventional way of greeting a stranger when which represent the blood। This is a very significant point। उन्होंने कहा कि ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं कि केवल कुछ डॉगमास हो गया, कुछ बिलीफ्स हो गया और पास्ट के प्रति एक लगाव हो गया, नो नॉट एट ऑल। बल्कि उन्होंने कहा जो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन एक तरह का हैबिट है, एक तरह का हैबिचुअल एक्शन है, हैबिट्स है, कस्टम्स है, और
फ्रॉम द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिलीजियस राइट्स, और इसका संबंध जो है हमारे अपने धार्मिक रीति रिवाजों से है। उन्होंने ट्रेडिशन को धार्मिक रीति रिवाजों से जोड़ा। उन्होंने ट्रेडिशन को किससे जोड़ा? धार्मिक रीति रिवाज, फ्रॉम द रिलीजियस राइट्स टू आवर कन्वेंशनल वे ऑफ ग्रीटिंग, और हमारा अपना जो पारंपरिक तरीका है किसी चीज को वेलकम करने का, किसी अजनबी को। जैसे अगर जो है होता क्या है कि अलग अलग कल्चर की बात है, हम अगर किसी से या कहीं पे कोई किसी से मिलता है तो भारतीय कल्चर में आदाब, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मतलब एक जब भी कोई मिलेगा सलाम, इस तरह का जो भी चीजें है ये भारतीय कल्चर का हिस्सा है। यहाँ पे यही वर्ड आपको सुनाई पड़ेंगे, चाहे आप अ, कन्याकुमारी से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाइएगा, आदाब के या उसके उसको उसके प्रति अगर ये कहा जाए कि सम्मान दिखाने का या उसको एड्रेस करने का या उससे वो करने का एक ट्रेडिशन का एक है। तो ये जो आया कि गुड मॉर्निंग या नमस्कार या आदाब या ये सब चीजें, ये ट्रेडिशन है। क्यों ट्रेडिशन है? ऐसा नहीं कि आज हम पहली बार कर रहे हैं, ये इसको हमारे फोर फादर्स ने भी किया, उससे पहले भी किया। हो सकता है कि उसका करते करता प्रोनाउंसिएशन कुछ दूसरा रहा हो, लेकिन ये जमाने से चला आ रहा है। और इसको किससे जोड़ा गया है? इसको धर्म से जोड़ा गया, संस्कार से जोड़ा गया, जिसको उन्होंने क्या कहा? रिलीजियस राइट्स, जो हमारे धार्मिक रीति रिवाज है, जो हमारे धार्मिक संस्कार है, वहां से। ऐसे ही उन्होंने कहा कि ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं है कि किसी एक पार्टिकुलर आदमी ने उसको शुरू कर दिया और उसको दूसरे ने फॉलो कर लिया, बल्कि ट्रेडिशन जो है यह एक कम्युनिटी और कई सौ वर्षों का एक आप एक एक्सरसाइज होती है, उसका एक एक्सपीरियंस होता है जो कई जनरेशन में फैली होती है, उसको की जाती है, तब वो जाकर के क्या बनता, वो ट्रेडिशन बनता है। इसके लिए उन्होंने कहा कि जो ट्रेडिशन है यह हमारा हैबिचुअल एक्शन है, हैबिट्स और कस्टम्स है, फ्रॉम द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिलीजियस राइट्स टू आवर कन्वेंशनल वे ऑफ ग्रीटिंग अ स्ट्रेंजर which represent the blood kinship of the same people living in the same place। यानी कि ट्रेडिशन का मतलब किस तरह से हम एक दूसरे को संबोधित करते हैं, उसमें क्या होता है हमारे खूनी रिश्ते नजर आते हैं। और यह होता है कि वे उसी जगह के रहने वाले हैं, किनशिप ऑफ द सेम पीपल लिविंग द सेम प्लेस, उसी जगह में। अगर आप देखिएगा कि चूंकि जो पॉलिटिशियन होते हैं वो काफी चालाक होते हैं, तो वो अपनी पॉलिटिक्स को भारत के जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वो वही की एक दो शब्द को वैसा ही बोलते हैं। जैसे अगर उनको कोई भी पार्टी अगर करनी है या किसी को एड्रेस करना है, जैसे अगर कोई कलकत्ता गया तो कलकत्ता में जब भी अगर आप देखेंगे बड़े बड़े लीडर जिनको बंगाली नहीं भी आती है, वे भी जो है जाके ये शब्द जरूर कहे कि केम छो, केम छो, तो कैसे हो फिर और क्या वर्ड, भाला हुआ, इस तरह से। तो मेरा कहने का मतलब है कि इवन दे डोंट नो बंगाली बट दे नो कि दे हैव कम देयर टू एड्रेस द पीपल लिविंग इन कलकत्ता। तो वो क्या करेंगे, जब वो केमछो करके अगर कोई स्ट्रेंजर जो साउथ इंडिया का है या नॉर्थ इंडिया का है, अगर वो वहां पे जाता है, जो बड़ा लीडर है जो रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, अगर वो कलकत्ता में जाके बंगाली भाषा में दो सेंटेंस भी बोलेगा तो एक इमोशनल अटैचमेंट वहां से होता है। तो उन्होंने यही कहा कि जो ट्रेडिशन है यह हमारे किनशिप को, हमारी रिश्तेदारी को, हमारे ब्लड रिलेशन को दिखाता है, और यह बताता है कि उस जगह पे रहने वाले लोगों को हम कैसे संबोधित करते हैं, उनको हमारा क्या है। तो ये उन्होंने ट्रेडिशन का डिफिनीशन दिया है। और ये चीजें ट्रेडिशन जो है जब उसको फॉलो की जाती है, जैसे अगर 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 जो है हम ये बात कहें कि जब भी सोनेट लिखा गया, तो जब इंग्लिश सोनेट लिखा गया तो इंग्लिश सोनेट लिखे जाने के बाद ज्यादातर लोगों ने फिर बाद में शेक्सपियर को ही फॉलो करना शुरू किया, चाहे सर फिलिप सिडनी ने लिखा हो, चाहे जो है एडमंड स्पेंसर ने लिखा हो। बाद में जॉन मिल्टन वगैरह ने फिर से पेट्रार्च को, क्लासिक लिटरेचर को फॉलो करना शुरू किया। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो प्रीडिसर है वे प्रीडिसर या तो हमारे बिल्कुल कंटेम्परेरी हो सकते हैं, नजदीक के हो सकते हैं, या तो काफी पहले के हो सकते हैं। तो उन्होंने इसमें बताया कि ट्रेडिशन क्या है।
एलियट cautions us against taking tradition as a mere imitation. ये भी उन्होंने कहा कि ट्रेडिशन का मतलब केवल किसी चीज की नकल करना नहीं है, एंड एडाप्टेशन, और हम इसको अपने जीवन में ढाल लें ऑफ आवर इमीडिएट प्रिडिशन, ये शुड बी डिस्करेज। उन्होंने कहा इस तरह की हैबिट को डिस्करेज करता है। वेरी सिंपली एलियट ने बहुत सिंपल वे में बताने की कोशिश की है कि ट्रेडिशन does not mean what tradition as a mere tradition is not only the imitation and adaptation of the ways of our immediate predecessor, जो हमारे अपने immediate predecessor है, जो पूर्वज है, उन्होंने जो किया उसी उसकी नकल करना या उस पर ज्यादा जो है, या ट्रेडिशन नहीं बल्कि उसको कहते हैं, इसको हमें डिस्करेज करना चाहिए। ट्रेडिशन मस्ट बी acquired by those poets who wish to continue as poets after the first effer- effervescence of adolescence and youth is over. ट्रेडिशन कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हमेशा कोट किया जाता है। ट्रेडिशन कैन नॉट बी इनहेरिटेड, इट हैज टू बी ऑब्टेन्ड विद ग्रेट लेबर। ट्रेडिशन जो होता है किसी को ऐसा नहीं है कि विरासत में मिलती है, कोई भी ट्रेडिशन जो है किसी को विरासत में नहीं मिलती। ट्रेडिशन कोई जागीर रही है, या ऐसा नहीं कि हमारे फोरफादर जो है कमा के गए, या कोई आप कह सकते हैं असेट नहीं, या कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि फोरफादर्स कमा के गए हैं और उन्होंने क्या किया, दे दिया, बच्चे उसको वो कर रहे हैं। बल्कि ट्रेडिशन को प्राप्त करने के लिए हमें हार्ड लेबर की जरूरत पड़ती है, हमें उसे सीखना पड़ता है, वो संस्कार डेवलप करनी पड़ते हैं, वैसी चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इट इन्वॉल्व्स इन द फर्स्ट प्लेस द हिस्टोरिकल सेंस। ट्रेडिशन को समझने के लिए हमारे अंदर हिस्टोरिकल सेंस होना चाहिए। हिस्टोरिकल सेंस का क्या मतलब है, पास्ट में हमारे फोरफादर्स ने, प्रीडिसेस ने क्या किया। एंड द हिस्टोरिकल सेंस इन्वॉल्व्स परसेप्शन, और हिस्टोरिकल सेंस को समझने के लिए हमें परसेप्शन की जरूरत है। परसेप्शन का मतलब क्या होता है, एक नजरिए की, नॉट ओनली ऑफ द पास्टनेस ऑफ द पास्ट बट ऑफ इट्स प्रेजेंस। ये केवल पास्टनेस ऑफ द पास्ट नहीं है, बल्कि हमें इसके प्रेजेंस को भी लेकर के बात करनी चाहिए। ट्रेडिशन जो है यह केवल पास्टनेस ऑफ द पास्ट नहीं है, बल्कि यह हमारे प्रेजेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। द हिस्टोरिकल सेंस कंपेल्स अ मैन to write not merely with his own generation in his prose, but with a feeling that the whole of the literature of Europe from Homer and within it। एक उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि देखिए अगर आपको ट्रेडिशन सीखना है तो ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं कि आपने केवल, अगर आप इंग्लिश पोएट है तो इंग्लिश पोएट होने के नाते यू विल ओनली राइट फॉर इंग्लिश पीपल, या यू विल लर्न व्हाट इज happening in English literature, या what the changes you find, what the trends and movements you find। इफ यू वांट टू फॉलो ट्रेडिशन, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको ग्रेट लेबर की जरूरत है, हार्ड लेबर की जरूरत है, और ट्रेडिशन कांट बी इनहेरिटेड, इसको इनहेरिट नहीं किया जा सकता है। इट हैज टू बी ऑब्टेन्ड विद ग्रेट लेबर। फिर उन्होंने कहा कि ट्रेडिशन के लिए क्या होना जरूरी है, हिस्टोरिकल सेंस का होना जरूरी है, और हिस्टोरिकल सेंस को समझने के लिए आपका परसेप्शन होना जरूरी है, आपका दृष्टिकोण क्या है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें पास्ट की ही जानकारी नहीं होना चाहिए, पास्ट के साथ साथ पास्टनेस ऑफ द पास्ट की जानकारी। पास्टनेस ऑफ द पास्ट का मतलब क्या, अगर आप जॉन मिल्टन की बात करते हैं तो जॉन मिल्टन से पहले भी एपिक बैनर में कुछ हद तक आपके एडमंड स्पेंसर ने करीब 100 साल पहले, उनसे 100 साल पहले फेरी क्वीन लिखा। उससे पहले चौसर ने लॉन्ग नरेटिव पोयम लिखा। लेकिन ये सब तो इंग्लिश पीपल है, जब आप, ये तो पास्ट है, लेकिन जब आप पास्टनेस ऑफ द पास्ट की बात करते हैं तब कौन आता है, तब होमर आते हैं, तब कौन आते हैं, वर्जिल का एडीन आता है, तब कौन आता है, तब आपका जो है बियोल्फ आता है। तो पास्टनेस ऑफ द पास्ट का सिंपल सा मतलब ये है कि आपको केवल ये नहीं समझना है कि हम 200 साल 300 साल तक का लिटरेचर उठा ले और उसमें देखें कि क्या हुआ। नहीं, यू मस्ट नो पास्ट, बट यू मस्ट आल्सो बी फेमिलियर विद द पास्टनेस ऑफ द पास्ट, जो उससे ज्यादा पास्ट में घटित हुआ, उससे उसकी भी जानकारी आपको होना चाहिए, तब आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। द होल ऑफ द लिटरेचर ऑफ हिज own country has a simultaneous existence
and composes a simultaneous order. This historical sense, which is a sense of timeless as well as of the temporal, जो हिस्टोरिकल सेंस होता है यह टाइमलेस, हिस्टोरिकल सेंस को समय में नहीं बांधा जा सकता कि हम केवल 100 साल तक का पढ़ेंगे, उसके पहले का नहीं जाने दो। हिस्टोरिकल सेंस जो होता है यह टाइमलेस होता है और टेम्पोरल होता है। आज आपने इसे पढ़ा, कल और चीजें उसमें जुड़ती जाएगी, तो वह टाइमलेस होता है, उसको टाइम में आप नहीं बांध सकते। फिर उन्होंने कहा कि एंड ऑफ द टाइमलेस एंड ऑफ द टेम्पोरल टुगेदर इज व्हाट मेक्स अ राइटर ट्रेडिशनल। यही चीजें उसको ट्रेडिशनल बनाती है, यही चीजें उसको ट्रेडिशनल बनाती है। सो यहाँ पे आपने समझा कि व्हाट इज ट्रेडिशन, या ट्रेडिशन को जानना है तो पास्टनेस ऑफ द पास्ट होना चाहिए, हिस्टोरिकल सेंस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, परसेप्शन का हमारा नजरिया होना चाहिए। और जब हम पास्टनेस ऑफ द पास्ट की या उसकी बात करते हैं, इट डज नॉट ओनली मीन कि वी आर गोइंग टू फॉलो ब्लाइंडली आर पास्ट, नो नॉट एट ऑल। ट्रेडिशन का मतलब इट can't be inherited, but it has to be obtained with great labor. All these signified this historical sense, this awareness of the best fruits of the past, and the consciousness of a common unity and continuity of culture will only help in the growth of लिटरेरी ट्रेडिशन। ये जितनी भी बातें, ये सब लिटरेरी ट्रेडिशन को समझने में या उसको ग्रो करने में काफी हेल्पफुल होगी। सो दीज थिंग्स यू फाइंड। नाउ उन्होंने कहा कि द हिस्टोरिकल सेंस व्यूज द राइटर्स ऑफ द पास्ट नॉट एज बिलोंगिंग टू different times and places but as existing simultaneously. The pastness of the past is not ruled out, but what is more important is its presence. उन्होंने कहा कि पास्टनेस ऑफ द पास्ट का मतलब ये नहीं कि आपको रूल करना है कि कौन कौन लोगों ने शासन किया, बल्कि ये जरूरी है कि आपके प्रेजेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। जब आप पास्ट में जाएंगे और वहां पे चीजों को देखेंगे तो ये आप समझ में आएगा कि आपके प्रेजेंट के लिए क्या जरूरी है। Like destiny in classical tragedy, Eliot's tradition determines the course of the individual talent. इसमें क्या चीज नजर आता है, उसका जो उनका ट्रेडिशन है, यह जो है इंडिविजुअल टैलेंट को डिसाइड करता है। ट्रेडिशन इज नॉट ओनली मच more valuable but also much more powerful and pervasive than the individual talent. The individuality of the poet is derived from tradition. जो इंडिविजुअलिटी है पोएट का वो कहाँ से डिराइव्ड होगा, ट्रेडिशन से डिराइव्ड होगा। एंड आफ्टर ही हैज completed his task he gets absorbed into it. Literary tradition depersonalizes an individual poet. ये बहुत ही लिटरेरी ट्रेडिशन डीपर्सनलाइजेज ना कि पर्सनलाइजेज। अब तीसरा हिस्सा हो रहा है कि जो आपका इंडिविजुअल टैलेंट है वह ट्रेडिशन पर ही डिपेंड करता है, और जो लिटरेरी ट्रेडिशन होता है इट डीप पर्सनलाइज, यह जो है इंडिविजुअल जो पोएट है उसकी पर्सनालिटी को डीप पर्सनलाइज कर देता है, उसकी पर्सनालिटी को छिपा देता है, देन उसका इंडिविजुअल टैलेंट नजर आता है। The historic sense enable us to see a poem not as an isolated and self-contained instance of poetry but as a link with similar poems. उन्होंने कहा कि जब आप ट्रेडिशन की बात करते हैं या किसी पोयम को लेकर के आप कोई बात करते हैं तो उस पोयम को आइसोलेट में ही नहीं देखा जाता, बल्कि उस पोयम को उसके पहले जो भी पोयम लिखी गई है उससे उसकी तुलना की जाती है, उसमें उसके उसके सिमिलर पोयम से जो ओल्ड पोएट्स ने लिखा है उसके माध्यम से उसको जज किया जाता है। देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं पैराडाइज लास्ट की तो हमेशा ये कहना पड़ता है कि पैराडाइज लास्ट जो है यह लिटरेरी एपिक है और ये किस पर बेस्ड ऑन है, ये आपका जो है वर्जिल का एनीड पर बेस्ड ऑन है, मतलब उस पैटर्न को फॉलो करती है। तो अब सवाल ये उठता है कि वर्जिल का एनीड कब लिखा गया और पैराडाइज लास्ट कब आया, तो उसमें और उसमें सिमिलरिटी है, तो उसको समझने के लिए आप वहां तक जाते हैं। So you find what you find, and such the culmination of a poetic idea or feeling which has persisted through a poetic tradition. Eliot's tradition functions like system in structuralism. The system exists independently of the individual author. No poet, no artist has his complete meaning alone.
नो पोएट, नो आर्टिस्ट हैज हिज कंप्लीट मीनिंग एलोन। किसी भी केवल पोएट के आधार पे या किसी भी आर्टिस्ट का अकेले मीनिंग नहीं निकल सकता है। उसको क्या करना पड़ेगा और चीजों से जोड़ करके देखेंगे तभी चीजें समझ में आएगी। हिज सिग्निफिकेंस is the appreciation of his relation to the dead poets and artist। उसका जो सिग्निफिकेंस है, जैसे अगर हम टी एस एलियट की बात करेंगे तो टी एस एलियट का मतलब ये नहीं कि जो टी एस एलियट है उनको केवल उन्हीं की बात करके समझ में आएगा। टी एस एलियट को जब भी बातें समझी जाती है तो कहीं ना कहीं शेक्सपियर की बात आएगी, वर्ड्सवर्थ की बात आएगी। तो शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ क्या है, उनके उनके जो है पास्ट पोएट्स हैं, उनसे पहले आए हुए हैं। जब भी हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम की बात की जाएगी, थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी की बात की जाएगी, तो थियरी तो ऐसा नहीं केवल टी एस एलियट की बात करके ही ये चीजें समझ में आ जाएंगी। नो, नॉट एट ऑल। उसके पहले जो पोएट रहे हैं उनसे उनका क्या रिलेशन है, किस तरह से, तो आपको उनको अलग करके आप नहीं देख सकते हैं, बल्कि उसके लिए आपको करना पड़ेगा। तो वहां पे उन्होंने यही कहा, हिज सिग्निफिकेंस हिज अप्रिसिएशन इज द अप्रिसिएशन ऑफ हिज रिलेशन टू द डेड पोएट। अगर आप किसी पोएट को अप्रिसिएट करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि जो डेड पोएट्स हैं, जो पहले के पोएट्स और आर्टिस्ट हैं, उनकी भी आप अप्रिसिएशन कर रहे हैं। क्योंकि किसी एक पोएट को अकेले एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, समझा नहीं जा सकता, उसको को रिलेट करना पड़ेगा। द पोएट हैज नॉट अ पर्सनालिटी टू एक्सप्रेस बट अ पार्टिकुलर मीडियम। अब यहाँ पे उन्होंने किसकी बात की, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव की बात। सारिका मैडम ने इससे कहा भी, पहले भी कई बार कहा था कि ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव जो है यह एक तरह का फ्रेज है जो कि अमेरिकन पोएट ने उसको यूज किया था। बाद में को अप्लाई करने वालों में टी एस एलियट थे। ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव सही मायने में तो हैमलेट एंड इस प्रॉब्लम में आता है, लेकिन यहाँ पर भी यही है कि जो पोएट की पर्सनालिटी होती है वो एक्सप्रेस करने की चीज नहीं है, बट अ पार्टिकुलर मीडियम। अगर पोएट को अपनी कोई बात कहना है तो उसको एक पार्टिकुलर मीडियम की तलाश होनी चाहिए। वह मीडियम ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव हो सकता है, उसका सहारा लेके वो बात करेगा। विच इज ओनली अ मीडियम, जो कि केवल एक मीडियम है, एंड नॉट अ पर्सनालिटी, वह पर्सनालिटी नहीं है। इन विच इम्प्रेशन एंड एक्सप्रेशन कंबाइन, जिसमें इम्प्रेशन और एक्सप्रेशन दोनों कंबाइन होते हैं। सो इन अ वेरी सिंपल वे ही सेज दैट कि इफ एनीवन वांट्स टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज पर्सनालिटी, पोएट्स पर्सनालिटी इज नॉट टू एक्सप्रेस, but ki what the personality of the poet can be expressed just with the help of a particular medium, this thing. Peculiar and unpoetical ways. Uh, the medium is the mind of the individual poet, which is a replica of the literary tradition, the mind of Europe. फिर उन्होंने कहा कि the relation between tradition and the individual talent is a bilateral relationship। ये एक important शब्द है, bilateral relationship। bilateral relationship जो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती है। if tradition influences the poet individual poet too influences the tradition। क्योंकि जो आज individual poet लिख रहा है ये कल tradition का हिस्सा बन जाएगा। and the past acquires an ever new meaning because of the contribution made to it by poet। ये पॉइंट बहुत सिग्निफिकेंट है। क्या कि ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बाईलेटरल रिलेशनशिप है। ट्रेडिशन इन्फ्लुएंसेस individual talent या individual poet influences tradition। second important point ये है कि whatever poet you can say, whatever the individual talent poet has, it becomes the part of the past, so it also becomes the part of the tradition। और फिर जो ट्रेडिशन है उसको नए ढंग से समझने की कोशिश की जाती है। ये बात उन्होंने कही। Honest criticism and sensitive appreciation are directed not upon the poet but upon poetry। उन्होंने कहा कि जो क्रिटिसिज्म है वह पोएट के बारे में नहीं होना चाहिए बल्कि उसके द्वारा लिखी गई पोइट्री को लेकर के होना चाहिए। इसके पहले मैंने बताया था कि वो ये कहते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ द आइडिया फ्रॉम फ्रॉम पोएट टू पोइट्री। पहले लोग पोएट को इम्पोर्टेंस देते थे, उन्होंने कहा लेकिन क्रिटिसिज्म में पोएट, पोएट की लाइफ, पोएट का सोसाइटी वो इम्पोर्टेंस नहीं है। पोएट ने जो क्रिएट किया है उसको क्रिटिसाइज करने की जरूरत है।
दिस इज अ क्लियर डिपार्चर फ्रॉम बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म, और इस तरह से यह बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म से एक क्लियर डिपार्चर है, विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ टेक्सचुअल और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ टेक्सचुअल और प्रैक्टिकल। और यह जो है एक तरह से देखा जाए तो क्या है, बिगिनिंग ऑफ द टेक्सचुअल या प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की बिगिनिंग। जब आप टेक्स्ट को सेंटर में रखते हैं, जब आप एक तरह से जो है टेक्स्ट को ऑल इन ऑल करके बात करते हैं, तो इसका मतलब कि टेक्सुअल क्रिटिसिज्म की बात हो रही है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, क्योंकि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में भी टेक्स्ट को ही सेंटर में रखा गया था। द emphasis has shifted from the author to the text, और इस तरह से पूरा जो जोर होता है किस पर होता है, आथर पर ना होकर के टेक्स्ट को समझने पे लगाया जाता है। तो जब टेक्स्ट सेंटर में होगा तो इसका मतलब टेक्सुअल क्रिटिसिज्म या प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की बात हो रही है। एलियट मेंटेन्स दैट अ पोयम और अ वर्क ऑफ आर्ट इज एन ऑटोनॉमस एंटिटी। उन्होंने कहा कि जो भी वर्क है यह अपने में ऑटोनॉमस होता है, ऑटोनॉमस मतलब सेल्फ सफिशिएंट होता है, वो अपने में सेल्फ सफिशिएंट है। उसको समझने के लिए और चीजों से जोड़ने की जरूरत नहीं है कि अगर हमें टी एस एलियट का द वेस्टलैंड समझना है तो द वेस्टलैंड को समझने के लिए हमें देखें कि टी एस एलियट कब पैदा हुए, कब मरे, उनके जीवन में क्या हुआ था, उनके समय के समाज में क्या हुआ था। अगर हम इस सब के आधार पे स्टडी करने लगेंगे तो बायोग्राफिकल स्टडी हो जाएगा, और बायोग्राफिकल के साथ साथ वह जो है एक तरह से सोशल स्टडी हो जाएगा। तो उन्होंने बायोग्राफिकल और सोशल स्टडी को ना ला करके टेक्सुअल स्टडी को इम्पोर्टेंस दिया और कहा कि टेक्स्ट अपने में ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस मतलब सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंट है। उसको इंडिपेंडेंट मान करके आप स्टडी करिए कि जो कुछ भी आपको पढ़ना है टेक्स्ट को ही पढ़ना है। टेक्स्ट को समझने के लिए आथर की जीवन की या उससे जीवन के उसके जीवन से जुड़ी घटनाओं को के प्रकाश में उसका जो है स्टडी नहीं करना है। He is saying that one should distinguish between the poet who suffers and the poet who creates। ये चीज उन्होंने कहा कि एक चीज समझना चाहिए कि पोएट दो तरह से होते हैं, एक तो वन हु सफर्स और वन हु क्रिएट्स। he asserts he asserts the more perfect the artist, the more completely separate in him will be the man who suffers and the mind which creates। उन्होंने कहा परफेक्ट आर्टिस्ट वही है, परफेक्ट पोएट वही है जो सफरिंग करता है, और वह जो माइंड उसका माइंड क्रिएट करता है वही परफेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सफरिंग किस लिए होना चाहिए, ये जानने के लिए कि हमारा पास्ट कैसा था, हमारा पास्ट मतलब ट्रेडिशन को, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ट्रेडिशन कांट बी इनहेरिटेड, sorry, tradition can't be inherited, but it must be obtained with great labor। तो जब आप लेबर करेंगे तो आपको सफर करना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब आप सफर करेंगे तो इस पर जरूर होगा कि माइंड विच क्रिएट्स, ये सब चीजें हेल्पफुल होगी। आर बेस्ट पोइट्री कह रहे उन्होंने कहा कि जो भी पोइट्री है वो इम्पर्सनल होनी चाहिए। द पोयम विल बी मोर इंड्यूरिंग एंड वैल्यूएबल इफ इट ट्रांसेंड्स द पर्सनालिटी ऑफ द पोएट। वह पोयम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा अच्छी हो सकती है जो पोएट की पर्सनालिटी को क्या कर दे, ट्रांसेंड कर दे। ट्रांसेंड मतलब उसकी पर्सनालिटी पर उसकी पर्सनालिटी नजर ना आए, उसकी पर्सनालिटी जो है छुप जाए। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आता है कि आथर इज डेड, उनका एक कॉन्सेप्ट है ना आथर इज डेड, कि देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ द आथर, बल्कि आथर के द्वारा रची गई रचना का इम्पोर्टेंस है। पोएट इज नॉट इम्पोर्टेंट बट हिज पोइट्री इज इम्पोर्टेंट। जब आप उसकी पोइट्री की बात करते हैं इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म, दिस थिंग। उसके बाद उन्होंने कहा पर्सनालिटी टू एक्सप्लेन बट अ पार्टिकुलर मीडियम विच इज ओनली अ मीडियम एंड नॉट अ पर्सनालिटी in which impression and experiences combine in peculiar and unexpected ways। Impressions and experiences which are important for the man may take no place in poetry, and those which become important in the poetry may play quite a negligible part in the man the personality। फिर भी अगेन वो यही कहते हैं कि इस पूरे स्टेटमेंट का एक ही मकसद है कि पर्सनालिटी ऑफ द पोएट शुड नॉट बी हाईलाइटेड, but what should be highlighted? Textual criticism should be highlighted and biographical criticism should be ignored। Next में Eliot pleads for the complete extinction of the empirical self of the author and says that
द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट इज कंटिन्यूअल सेल्फ सैक्रिफाइस, अ कंटिन्यूअल एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनालिटी। उन्होंने कहा कि पर्सनालिटी का एक्सटिंक्शन किया जाना चाहिए, एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनालिटी होना चाहिए। एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनालिटी का मतलब जो भी पर्सनालिटी है उस पर्सनालिटी को खत्म किया जाए, उसको सैक्रिफाइस किया जाए। और ऐसा नहीं है कि आथर कोई प्रोपागैंडिस्ट है, वो माइक लेकर के या पेन लेकर के कहे ये चीज रॉन्ग है, ये चीज सही है। उसको जो भी कहना है किसी दूसरे कैरेक्टर के माध्यम से, जैसे टीएस एलियट जॉन डन की बहुत एडमायर करते हैं, टीएस एलियट जॉन ड्राइडन का और अलेक्जेंडर पोप को एडमायर करते हैं। टीएस एलियट ने रॉबर्ट ब्राउनी को बहुत एडमायर किया, क्योंकि जो भी उन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा उसमें पोयर खुद नहीं है, बल्कि क्या करता है, वो किसी कैरेक्टर को इन्वेंट करके अपनी पर्सनालिटी को हाइड करते हैं, बल्कि वो सिचुएशन क्रिएट करके, चेन ऑफ इवेंट्स को क्रिएट करके, कैरेक्टर को क्रिएट करके उस चीज को बताते हैं। Feelings are ingredients of poetry. These two combine to produce the final effect. The personal emotion is, as Eliot makes it sufficiently clear, the emotion evoked by events in the life of the poet. The structural emotion is the emotion that we find in the poem. उन्होंने कहा हमें स्ट्रक्चरल इमोशन पर ध्यान देना है, जो कि किसका हिस्सा है, पोयम का हिस्सा है, द पोयम। एंड द आर्टिस्टिक इमोशन इज द इमोशन दैट द stems that the stems from the work as a whole, out of the combination of emotion and feeling. It is what Eliot has called elsewhere the effect of a work of art. हमें किस पर ध्यान देना है? The effect of a work of art. जब हम एक पोयम को पढ़ते हैं तो पोयम को पढ़ करके उसका जो इफेक्ट होता है हमारे ऊपर, उस पर हमें ध्यान देना, ना कि हमें इस पर ध्यान देना है कि हम आथर की लाइफ को पढ़ करके पोयम को समझे तब उसका इफेक्ट नजर आए। अगर आथर की लाइफ को आप वहां जोड़ते हैं आथर के माध्यम से, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। इलियट कंटेस्ट वर्ड्सवर्थ, इलियट ने वर्ड्सवर्थ की जो थियरी ऑफ पोइट्री है उसको क्रिटिसाइज किया बाय सेइंग दैट इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी इज एन inexact formula. Instead, he suggests that poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion. It is not the expression of personality, but an escape from personality. कई बार इसको बताया गया, ये उनका एकदम पेटो है। उन्होंने टीएस एलियट का जो पोइट्री द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी को क्रिटिसाइज किया कि उसमें पर्सनालिटी है, बल्कि वो कहते हैं कि पोइट्री में एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी नहीं होना चाहिए, बल्कि जो हाइडिंग ऑफ पर्सनालिटी होना चाहिए। एलियट सेज दैट द पोएट मस्ट escape from his personal emotion and take that emotion which has its life in the poem. Only then he can achieve impersonality in his art, for the emotion of art is impersonal. उन्होंने कहा जो आपको अपना इमोशन रखना है वो इम्पर्सनैलिटी के थ्रू प्रेजेंट करिए, creating some using some object, some character, chain of events, all these things you can just take. इसीलिए उन्होंने कहा था कि Hamlet is an artistic failure. To divert interest from the poet to the poetry is laudable, is laudable, for it would conduce to a juster estimation of actual poetry, good एंड बैड। उन्होंने बताया कि अगर गुड और बैड पोइट्री को समझना तो ये समझना चाहिए जिस पोइट्री में पर्सनालिटी है वो बैड पोइट्री है, वह गुड पोइट्री वही है जिसमें इम्पर्सनालिटी है। The merit and significance of the essay, tradition and the individual talent lies in the fact that it underlies the value of tradition. ये ट्रेडिशन को महत्व देता है, the idea of art को महत्व देता है as a structure of feelings, the notion of art and essentially impersonal and above all announces the death of the author. death of the author का कोई इम्पोर्टेंट नहीं। तो इन दिस वे यू फाइंड कि किन किन चीजों को लेकर के बात की गई है, क्या क्या चीजें रही हैं। if you go with notes, if you go with this lecture, you can understand it very well, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी इसको। so you will be able to write a very beautiful answer and you will be able to understand कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है from the perspective of UGC नेट या किसी भी उसमें जो है। ठीक है, ओके।